नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश री एग्जाम भर्ती परीक्षा को टारगेट करके एक रिवीजन बैच चला रहे हैं। उसमें उन टॉपिकों को हम ले रहे हैं जहां से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है। फिलहाल ये ऐसा टॉपिक है उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा के अलावा, चाहे आपका SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, खास करके रेलवे में यहाँ से कई प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज आपका टॉपिक है भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय। हमने अभी सिर्फ यहाँ गवर्नर जनरल तक की बात की है, भारत के प्रमुख गवर्नर शब्द का प्रयोग किया है। समय हम लोग ज्यादा व्यतीत नहीं करेंगे। सर्वप्रथम आते हैं, हम लोग बात करते हैं लॉर्ड क्लाइव की। देखिए, भारत का प्रमुख गवर्नर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे पहले एक बात आप समझिए, 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है। कब की बात कर रहा है? 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है। जब 1757 में कौन सी घटना घट रही है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ये प्लासी कहां पे पड़ेगा? प्लासी है आपका बंगाल में। प्लासी कहां पड़ेगा? बंगाल में। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हो रहा है, प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य हो रहा है? दो व्यक्ति हैं, एक तरफ अंग्रेज हैं और दूसरी तरफ भारतीय हैं। दूसरी तरफ भारतीय हैं। भारतीयों में बंगाल का राजा, बंगाल का राजा कौन है? सिराज, सिराजुद्दौला जिसको कहते हैं। और अंग्रेज, अंग्रेज प्रमुख कौन है? जनरल ड्रेक। जनरल ड्रेक। होता क्या है, जब प्लासी का युद्ध हो रहा है तो अंग्रेज प्रमुख तो जनरल ड्रेक है। प्लासी का युद्ध लड़ने के लिए जो ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा सेनापति बुलाया जाता है, उस सेनापति का नाम है क्लाइव। और इस युद्ध में सेनापति कौन हुआ? क्लाइव। सेनापति कौन हुआ? क्लाइव। ये क्लाइव बुलाया जाता है। क्लाइव इससे पहले काम कहाँ करता था? मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी पे काम करता था। प्रेसिडेंसी पे था। जैसे कहते हैं ना, उस जमाने का एक अपने आप में गिना चुना अधिकारियों में रहा होगा, तभी तो इसको कहाँ बुलाया जाता है? बंगाल बुलाया जाता है। जब ये आता है, नेतृत्व करता है, तो प्लासी का युद्ध जीतता कौन? ये लोग जीत जाते हैं और भारतीय हार जाते हैं। प्लासी के युद्ध के विजय के बाद एक पद सृजित किया गया। इस विजय के बाद क्या किया गया? जब इन लोगों की विजय हुई तो एक पद बना। उस पद का ही क्या नाम रखा गया था? बंगाल का गवर्नर। नाम क्या बना उसका? बंगाल का गवर्नर। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर यही क्लाइव बना था। शायद आप पूरा सिस्टम समझ गए होंगे। अब आपसे पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर आपका बना था लॉर्ड क्लाइव। 1757 से लेकर के 1760 तक रहा। उसके बाद दोबारा इसको आता है 1765 से लेकर के 1767 तक रहा। 2 कार्यकाल इसने काम किया। अब आपसे प्रश्न क्या क्या पूछेगा, ध्यान से समझो। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव। क्लाइव किस प्रेसिडेंसी पे काम करता था? मद्रास प्रेसिडेंसी से। यहां पर क्या बनता है? अब आपसे पूछेगा कि प्लासी के युद्ध के समय सेनापति कौन था? क्लाइव। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज प्रमुख कौन था? जनरल ड्रेक हुआ करता था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। प्लासी कहां पे पड़ेगी? बंगाल में पड़ेगी, नदिया जिले के पास में, है ना। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला हुआ करता था। उसके बाद फिर इस विजय के बाद एक पद सृजित किया गया, उसका नाम क्या है? क्या नाम उसका रखा गया? बंगाल का गवर्नर। शायद आप समझ गए होंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? क्लाइव। आगे समझिए। इसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसको समझ लेना, लिख लेना। इसके बाद अगला गवर्नर है, नंबर 2 पे आइए। दूसरे नंबर पर आता है आपका बेनसिटार्ट। बेनसिटार्ट। बेनसिटार्ट जो है 1760 में बनता है और 1765 तक रहा। ठीक, बेनसिटार्ट के समय का जो समय रहा है 1760 से लेकर के
1765 तक कहां पर शासन किया? ये बंगाल के गवर्नर के तौर पे रहा। आपका तीसरा है वेरेलस्ट। तीसरा है आपका वेरेलस्ट गवर्नर। वेरेलस्ट का समय है आपका 1765 से 67, फिर ये हो जाएगा 1767 से 1769 तक। अब इसके समय में कुछ घटनाएं आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी के समय में क्या होता है, एक युद्ध होता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, बेनस्टाड के बारे में। देखिए इस बेनस्टाड के बारे में, बेनस्टाड के समय की एक प्रमुख घटना है। बेनस्टाड के ही तो समय में क्या हो रहा है, 1764 की एक बड़ी घटना आपको याद आ रहा है। 1764 में कौन सा युद्ध हो रहा है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय ध्यान देना प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय कहां की बात कर रहा है? बंगाल का गवर्नर। ये लोग कहां के हैं? बंगाल वाले हैं, बंगाल का गवर्नर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन है? तो आपका बेनस्टाड है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बेनस्टाड है। बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हो रहा है? तो बक्सर का युद्ध आप सब लोग जानते हो 1764 में हो रहा है। दो पक्ष हैं, एक तरफ भारत के हैं, एक तरफ अंग्रेज है। जो भारतीयों की तरफ से, भारत से कौन कौन है? बंगाल का नवाब, बंगाल का निर्वासित निकाला गया, बंगाल का निर्वासित राजा, दिल्ली का राजा, दिल्ली का राजा और अवध का राजा, अवध का राजा। ये इधर 3 लोग हैं। और इधर की तरफ से अंग्रेजों का सेनापति कौन है? सेनापति है आपका हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। जो बंगाल के नवाब में आप जानेंगे कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो बंगाल का राजा कौन बनता है? मीर जाफर का नाम सुने होंगे आप, मीर जाफर बनेगा। मीर जाफर 1757 से 1760 तक रहा। 1760 से 63 तक जो है मीर कासिम रहा। तो यानी जब मीर कासिम 1760 से 63 तक रहा तो मीर कासिम ने क्या किया? अंग्रेजों के ऊपर लगाम लगाना शुरू किया। तो मजबूरन अंग्रेजों ने क्या किया? मीर जाफर के ऊपर दबाव बनाकर के इसकी गद्दी छीन ली। ये फिर क्या करता है? ये अन्य जो प्रतिद्वंदी थे अंग्रेजों के, उनसे मिलता है और क्या करता है? एक बड़े युद्ध का प्लान करता है। वो बड़ा युद्ध कौन सा लड़ा गया? बक्सर का युद्ध। फिर बंगाल का नवाब कौन हो गया? निर्वासित राजा। मतलब ध्यान देना, इस समय राजा तो मीर जाफर ही है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का राजा कौन है? ध्यान देना, राजा तो मीर जाफर ही है, राजा मीर जाफर है, लेकिन ये हटाया हुआ राजा है। उसके बाद दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय। दिल्ली का नवाब कौन है? शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय है। और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। ध्यान देना, ये तीनों लोग मिल करके एक तरफ हैं, ये तीनों लोग एक तरफ हैं और ये अंग्रेज अकेले हैं। जीतता कौन है? ये जीत जाते हैं और ये लोग हार जाते हैं। अब होगा क्या इस युद्ध के परिणाम के बाद? हाँ, थोड़ा सा यहीं पे और आप देख लीजिए, एक बड़ी घटना और घट रही है। देखिए 1761 आइए, 1761। 1761 में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध ये किसके मध्य हो रहा है? अहमद शाह अब्दाली विदेशी आक्रांता, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का नाती है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, और मराठों के मध्य अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किसके शासनकाल में? उस समय बंगाल का गवर्नर कौन है? बेनस्टाड। तो बंगाल के गवर्नर से 2 प्रश्न यहां से बना, अब्दाली नादिर शाह का नाती है अहमद शाह अब्दाली और
मराठों के मध्य और मराठों के मध्य। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किसके शासनकाल में? उस समय बंगाल का गवर्नर कौन है? बेंसीटार्ट। तो बंगाल के गवर्नर से दो प्रश्न यहां से बना। देखिए, जो अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य क्या हो रहा है? पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन है? बंगाल का गवर्नर कौन है? ध्यान देना, बेंसीटार्ट है। इसके बाद होता क्या है? फिर 1765 के बाद आप देख रहे हो दोबारा कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? आपका क्लायू भी आ रहा है। जब 1765 के बाद दोबारा क्लायू आएगा तो एक काम करेगा, 1765 में क्या करेगा? द्वैध शासन लाएगा। 1765 में क्या होगा? लागू होगा, द्वैध शासन लागू होगा। ये द्वैध शासन जो बंगाल में लगेगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, लिख लेना, नोट्स बना लेना। जो 1765 में बंगाल में क्या लगेगा? बंगाल में द्वैध शासन लगेगा। बंगाल में क्या लगेगा? द्वैध शासन लगेगा। ये द्वैध शासन कब से कब तक चलेगा? तो बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चलेगा? तो 1765 से लेकर के 1772 तक। ध्यान देना, बंगाल में द्वैध शासन की समय सीमा क्या है? 1765 से लेकर के 1772 तक। द्वैध शासक का जनक शब्द का प्रयोग करेगा तो लियोनेस कार्टिस को माना जाता है जनक। लियोनेस कार्टिस को माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? अच्छा, एक काम और होगा, 1765 में ये जो क्लायू है 1765 में क्या करेगा? और इलाहाबाद की संधि करेगा। इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, एक 12 तारीख को, एक 16 तारीख को। 12 अगस्त को इलाहाबाद की प्रथम संधि करेगा दिल्ली के नवाब से, और संधि स्वरूप क्या उसे लेगा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करेगा। क्या करेगा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करेगा 1765 में। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करेगा। उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करेगा। दीवानी प्राप्त करेगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करेगा। ये दिल्ली वाले इस राजा से, और अवध वाले से कहेगा तुम काहे लिए आए थे युद्ध में? 1765 में ही 16 तारीख को इनसे क्या करेगा? कड़ा, मानिकपुर और इलाहाबाद की दीवानी प्राप्त करेगा। कड़ा, मानिकपुर क्षेत्र की, मानिकपुर क्षेत्र की। ध्यान देना, 1765 में जब ये दोबारा आएगा तो 1765 में एक बारी दिल्ली के राजा से संधि करेगा और एक बारी अवध के राजा से संधि करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने ये कहा कि आपसे हम लोगों की लड़ाई थी नहीं, आपसे हम लोगों की लड़ाई नहीं थी, आप लोग इनकी मदद के लिए क्यों आए? और एक ऐसे व्यक्ति की मदद के लिए आए जो तो राजा है ही नहीं, जो राजा स्वयं नहीं है ना। राजा इस जमाने में 1764 में कौन है? मीर जाफिर। आप तो मीर कासिम की मदद कर रहे हैं, इस वजह से इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। और 1765 में क्या चल गया? बंगाल में द्वैध शासन। ये पूरी नौटंकी इसी के समय में 1760 से 65 के समय में हुई, 65 में दोबारा इसके समय में आ रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया कर रहा है। इसका है क्या? क्लायू, और ये है बेंसीटार्ट। इसके बाद अगला होता है बेरेलस्ट। ठीक, अगला नाम डालते हैं हम लोग बेरेलस्ट। बेरेलस्ट का समय देखेंगे तो 1767 से लेकर के 1769 की बात कर रहा है। बेरेलस्ट के समय में ज्यादा कुछ नहीं, एक दो घटना हमको ध्यान देना है। उधर दूसरी तरफ मैसूर आप पढ़े होंगे, मैसूर साम्राज्य, हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला मैसूर। हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला मैसूर, तो इसी के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। मैसूर युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में जो समझौता होता है, किसके किसके मध्य हो रहा है भाई? एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरी तरफ मैसूर से कौन है? हैदर अली। मैसूर से कौन है? हैदर अली, है ना, हैदर अली। अब जो समझौता होगा इन लोगों का, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में समझौता होगा,
उसको क्या नाम दिया जाता है? मद्रास की संधि। मद्रास, फिर मंगलौर, फिर श्रीरंगपट्टनम, मद्रास की संधि 1769। अब आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि मद्रास की संधि किसके किसके मध्य हुई? आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब हैदर अली क्षेत्र। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हो रही है, जिसको हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हो रही है। अच्छा, अब क्या होगा? फिर उसके बाद अगला शासक आ जाएगा, आपका नाम है कार्टियर। अगला शासक है आपका कार्टियर। अगला राजा कौन है आपका? कार्टियर। कार्टियर। कार्टियर का समय देखोगे 1769 से लेकर के 1772 तक। इसके समय में कुछ विशेष हुआ नहीं। और फिर 1772 के बाद क्या आ जाएगा? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर के ये 1774 तक रहेगा। फिर 1774 से ही क्या चलेगा? 1786 तक चलेगा। आगे देखिए। अच्छा, ये क्या दिक्कत है? ये पद यहां पर बदलेगा। ठीक, इतना समझ गए हो? एक बार फिर मैं औसत कर दे रहा हूं, ध्यान देना। ये ऐसा टॉपिक है इतिहास का, सबसे कठिन टॉपिक की श्रेणी में आएगा। लेकिन आप विश्वास रखें, जब हम पूरा आपको गवर्नर पढ़ा देंगे, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, वायसराय वाला पूरा वीडियो हम लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे, तो आप विश्वास रखना, आधुनिक इतिहास आपका अकेले एक टॉपिक से 50+% तैयार हो जाएगा। आधुनिक इतिहास की ये रीढ़ है ना। आपको इसमें हौसला बना के रखना। ये बड़ा बोरिंग टॉपिक लगता है, इस वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक को समझा रहा हूँ। और इन चीजों को ध्यान से करना है ना। अगर इसका पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहां से आपको मिल सकता है। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, 9648322446 पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसका आप पीडीएफ ले सकते हैं हम लोगों से, निःशुल्क पीडीएफ है, कोई पैसा इसका चार्ज नहीं है। हाँ, लेकिन आपको मेहनत करना है। ठीक है दोस्तों, बात वही आती है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रुक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं। इसमें आते हैं, वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। कौन है भाई? वारेन हेस्टिंग। ठीक, ध्यान देना, बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लायू, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अब आ रहा है वारेन हेस्टिंग। आइए वारेन हेस्टिंग की चर्चा करते हैं। चलो देखिए, अब इसके समय में क्या हो रहा है। वारेन हेस्टिंग के समय में सबसे पहले हम आपको लिंक करते हैं 1773 से। पहला पॉइंट इसके बारे में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। क्या आ रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया गया, एक नया नियम आ रहा है। क्या कि बंगाल के गवर्नर को क्या किया जा रहा है? बंगाल के गवर्नर को एक नाम उसमें जोड़ा जा रहा है, गवर्नर जनरल। गवर्नर नाम में क्या जोड़ा जा रहा है? जनरल शब्द जोड़ा जा रहा है। अब आपसे पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर तो क्लायू, लेकिन आपसे पूछ रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ध्यान देना, जनरल शब्द का प्रयोग करेगा, तो आपका क्या होता है? वारेन हेस्टिंग। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जनरल बना दिया गया। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या है भाई? गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या फर्क है? तो देखो, अब आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर, जो इसी वजह से यहां लिखा है 1772 से 1774, यानी 1772 से लेकर के 1774 तक उसका नाम क्या है? गवर्नर है। और उसी का नाम 74 में क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। अब आपसे दो प्रश्न पूछेगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग।
हेस्टिंग्स। यही चीज या मैं ऐसे भी तो पूछ सकता हूं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, तो फिर क्या है, फिर भी तो विकल्प यही सही हुआ। आपको फंसाने का तरीका है पेपर बनाने वाले का। दोनों प्रश्न का जवाब यही है। क्यों? क्योंकि 72 से 74 तक वो गवर्नर के रूप में काम कर रहा है और 74 से 86 तक वो गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहा है। किस एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई। अच्छा, ये गवर्नर जनरल नाम जुड़ने से फायदा क्या हुआ? जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, है ना, तीनों प्रेसिडेंसियां, बंगाल वाली, मद्रास और बंबई। क्या किया गया? अभी तक हर प्रेसिडेंसियों का सब अलग अलग प्रमुख होता था। इसको क्या किया गया? वारेन हेस्टिंग को तीनों प्रेसिडेंसियों का प्रमुख बना दिया गया। मतलब जो अलग अलग 3 प्रेसिडेंसियां होती थी, सबके अलग अलग प्रमुख होते थे, उन तीनों का एक प्रमुख बना दिया गया। उसका जैसे आप देखो ना, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, एक नया पद सृजित किया गया सीडीएस, वैसे ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वैसे ही क्या किया गया? इन तीनों प्रेसिडेंसियों का एक नया पद सृजित किया गया। उसका नाम क्या था? गवर्नर के ही नाम में एक जोड़ दिया गया, उसका अधिकार बढ़ाया गया, इस वजह से जनरल शब्द का प्रयोग किया गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और मुंबई, तीनों प्रेसिडेंसियों का प्रमुख पहली बार कौन बन रहा है? वारेन हेस्टिंग बन रहा है। इस वजह से कहा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। एक प्रश्न और इसी में आता है, ध्यान देना। 1765 में क्या किया गया था? 1765 में जो द्वैध शासन लगाया गया था, 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला, द्वैध शासन चला। तो द्वैध शासन समाप्त कब हो रहा है? 1772 में। आपसे पूछेगा बंगाल में द्वैध शासन की समय सीमा क्या है, तो द्वैध शासन 1765 से 1772 तक, यानी समाप्त कब हो रहा है? 72 में। जब बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हो रहा है तो बंगाल का गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर कौन निकल करके सामने आ रहा है? वारेन हेस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा और इसमें क्या हुआ था देखिए, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना हो रही है। कब? 1774 में। देखिए 1774 में कलकत्ता में न्यायालय बन रहा है, न्यायालय बन रहा है। अच्छा, अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हो रही है? 1774 में। लेकिन अगर पूछेगा किस एक्ट के तहत, ध्यान देना, किस एक्ट के तहत हो रही है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी में ये व्यवस्था की गई कि हम लोग कलकत्ता में एक न्यायालय बनवाएंगे। ठीक ध्यान से समझना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हो रही है, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो रही है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो रही है कि हम लोग 1774 में एक न्यायालय बनाए। और आपका न्यायालय कब बना? 1774। ये जो न्यायालय बना, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? एलिजा इम्पे। और कुल 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी सदस्य संख्या कुल 4 थी, 1 + 3। अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, यानी कुल मिलाकर के कितने सदस्य थे इसमें? 4 थे। एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हो रही है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्पे है। अन्य न्यायाधीशों में कौन कौन है? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। अच्छा, एक काम और किया गया, देखिए इसी के समय में आप बंगाल प्रेसिडेंसी पीछे पढ़े हैं। 1775 में क्या किया गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरह से मिला लिया गया। 1775 में बंगाल वाले क्षेत्र को पूरी तरह से क्या किया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और इसकी पुष्टि कौन कर दी? कलकत्ता न्यायालय ने पुष्टि कर दी कि यहाँ पर योग्य शासक नहीं है और ये जो है अब आज से कौन चलाएगी? ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी इसका निर्वहन करेगी। आप लोग इसका कोई अब आज से राजा नहीं होगा।
ठीक, 1775 में। आगे आइए 1781 में देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। 1781 में क्या किया जा रहा है, कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया गया। वारेन हेस्टिंग के समय में 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई। अच्छा, होगा क्या इसमें, मदरसा क्यों बनवाया गया, क्योंकि इसमें क्या करेगा वो, अरबी और फारसी की शिक्षा देगा। क्या देगा, अरबी प्लस फारसी की शिक्षा देगा। अरबी और फारसी की शिक्षा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में सर्वप्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई, 1781 में। किसके शासन काल में की जा रही है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बड़ा मजबूत पात्र है, ध्यान देना। क्या काम होगा, अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाएगी। 1784 में क्या किया जा रहा है, जो सर विलियम जोन्स हैं उन्हीं के नेतृत्व में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जा रही है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों की जा रही है, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, भारतीयों के उद्देश्य को समझेंगे। यानी क्या करते थे इसमें, ये भारतीयों के ग्रंथों को पढ़ने के लिए, मतलब भारतीय के ग्रंथों को समझने के लिए, आपके कल्चर को समझने के लिए, आपके रहन सहन को समझने के लिए, आपके जीविकोपार्जन के तरीके को समझने के लिए। कोई व्यक्ति जब आपके हर तरह के व्यवहार से अवगत हो जाएगा तभी आपके बारे में प्रहार कर सकता है। ये लोग ये जानना चाहते थे कि भारतीय धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं, भारतीय धर्म ग्रंथों में क्या हो रहा है। इस वजह से इसके अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किससे होता है, मंगलौर की संधि से होता है, जो 1784 में हुई। अब हैदर अली 82 में मर गया। ये टीपू के मध्य हुई थी। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य बनने वाला एकमात्र भारतीय, जैकोबिन क्लब का सदस्य बनने वाला, जैकोबिन क्लब का सदस्य बनने वाला एकमात्र भारतीय। आपसे पूछेगा जैकोबिन क्लब का सदस्य बनने वाला एकमात्र भारतीय। इसके अलावा क्या किया था, इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की भी आकृतियां होती थी। किसके, टीपू सुल्तान के समय में इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां होती थी। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन 1784 में मंगलौर की संधि से होता है। उसके अलावा एक काम और किया, वारेन हेस्टिंग ने जो अवध का नवाब था, कौन था, अवध का नवाब, अवध का राजा कौन था, शुजाउद्दौला से बनारस की संधि की। तो बनारस की संधि किसके किसके मध्य हो रही है, वारेन हेस्टिंग अवध के नवाब के मध्य। अवध का नवाब कौन, शुजाउद्दौला होता था, और 1773 ईस्वी में बनारस की संधि हुई। ये इतने जितना पीछे मैंने बताया और जितना ये बताया, ये सारे मैटर किससे जुड़े हैं, वारेन हेस्टिंग आपके कौन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे आइए कार्नवालिस पे देखते हैं। कार्नवालिस की बात करते हैं तो भाई कार्नवालिस का समय क्या क्या है, 1786 से 1793 तक। वारेन हेस्टिंग के बाद आपका कौन आता है, अगला कार्नवालिस आता है। कार्नवालिस का समय 86 से 93 तक। इसने क्या किया, इसने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की। जो ICS परीक्षा होती है इसी के समय में इसकी शुरुआत की गई, इंडियन सिविल सर्विसेज। ICS परीक्षा की शुरुआत इसी के समय में हुई, इंडियन सिविल सर्विसेज। परंतु ICS एग्जाम की शुरुआत जो है भारत के तौर पे कब हो रही है, 1953 ईस्वी में। भारत को प्राथमिकता 53 के आसपास मिल रही है, लेकिन जो है भारत में, और लेकिन शुरुआत इसी के समय में हुई। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। उसके अलावा कह रहा है कि ICS परीक्षा को पास करने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ICS परीक्षा को पास करने वाला पहला भारतीय आपके कौन से बने हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ध्यान देना, ICS एग्जाम को पास करने वाले पहले भारतीय आपके कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके अलावा सुभाष चंद्र ने भी एग्जाम को पास किया था, परंतु ये त्यागपत्र दे दिए। वे वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कार्नवालिस के समय में शुरू हुई, और इसी के समय में कार्नवालिस कोड भी एक जारी किया गया। कार्नवालिस कोड जारी किया गया था। कार्नवालिस कोड तो कार्नवालिस के ही समय में जारी किया जाएगा। इसके अलावा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हो रही है, आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि।
श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हो रही है? श्रीरंगपट्टनम। और किसके शासनकाल में? कार्नवालिस के समय में। और एक प्रश्न ये भी है कि इसकी समाधि जो है यूपी के गाजीपुर में है, ध्यान देना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मद्रास, दूसरके में मंगलौर, तीसरके में श्रीरंगपट्टनम। वो 69 में, उसके अलावा 84 में, ये आपकी है 1792-93 में। ध्यान देना 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम, 1792 में किसके किसके मध्य? आपका वही टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हो रही। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। आ गया सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के समय में बारे में बहुत कुछ प्रश्न नहीं बनता, बस आप ये जानते रहिए कि सर जॉन शोर का समय 1793 से लेकर के 1798 तक का समय रहा। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, ज्यादा ये हस्तक्षेप किया नहीं, कुछ विशेष इसने काम नहीं किया, बस नाम आप जानते रहिए सर जॉन शोर। इसके अलावा फिर आप गया आपका लॉर्ड वेलेजली। वाह, इसने तो स्वयं को क्या कह दिया? बंगाल का शेर कहा। लॉर्ड वेलेजली ने क्या कहा? बंगाल का शेर हूं, बंगाल का शेर। किसको बंगाल का शेर कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली। और वेलेजली क्या समय क्या है? 1798 से 1805 तक। और ये घोर साम्राज्यवादी व्यक्ति था। इसका मूल उद्देश्य ही क्या था? साम्राज्य विस्तार की नीति थी इसकी। और इसने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई? सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया, अपनाया। इसी वजह से लिखा इसने भारतीय राज्यों के क्या विलय के लिए सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला प्रांत कौन सा बना? तो हैदराबाद। वेलेजली की सहायक संधि का स्वीकार यानी शिकार पहला प्रांत कौन बना? हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में। आप समझते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध 1801, पेशवा 1802, घोषले सिंधी आदि कई हैं, मेन मैंने लिया। उसके अलावा एक बड़ा काम इसके समय में हो रहा है। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो रही है। किसकी स्थापना हो रही है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हो रही है? 1800 ईस्वी में। इसमें होगा क्या? प्रशिक्षण दिया जाएगा किसको? जो आईसीएस परीक्षा पास करेंगे उनके ट्रेनिंग सेंटर। आप समझिए एक प्रकार का आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लोगों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर, इसका नाम ये दिया गया। बाकी अंग्रेज अधिकारियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई। ये हो गए आपके कौन? लॉर्ड वेलेजली। अगला शासक है आपका जॉर्ज बार्ले। जॉर्ज बार्ले में कुछ नहीं, 1805 से लेकर के 1807 तक इसका समय है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर के 1813। इसी के समय में एक अमृतसर की संधि हो रही है। अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि हो रही है। कब की बात है? ये 1809 में हो रही है। और ये अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हो रही है। महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह और ये अंग्रेजों के मध्य हो रही। अंग्रेज अधिकारी कौन है इस जमाने में? आपके लॉर्ड मिंटो। 1813 का अधिनियम भी इसी के समय में आ रहा है। 1813 के अधिनियम में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख वार्षिक बजट की व्यवस्था की गई। शिक्षा के लिए कितना? 1 लाख वार्षिक बजट की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई? 1813। अब देखिए सिस्टम क्या हुआ। 1813 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो रही है उसमें क्या करेंगे? अंग्रेज अधिकारी पढ़ेंगे। तो अब अंग्रेज अधिकारियों ने, अधिकारी हैं तो नियम वही बनाते हैं, तो अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए 1813 में क्या कर दिया? 1 लाख वार्षिक शिक्षा का पर बजट डाल दिया। इससे भारत के किसी आम आदमी को नहीं फायदा होने वाला था, इससे अंग्रेजों को ही, अंग्रेज अधिकारियों के बच्चों को ही फायदा होने वाला था। लॉर्ड मिंटो है। अगला आपका है लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें, ध्यान देना, ये वारेन हेस्टिंग नहीं, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। इससे पहले वारेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। लॉर्ड हेस्टिंग का समय 1813 से लेकर के 1823 है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में क्या हो रहा है? एक युद्ध हो रहा है, उसका नाम क्या है? आंग्ल नेपाल युद्ध। अंग्रेजों तथा नेपालियों के मध्य एक युद्ध हो रहा है। ये युद्ध कब हो रहा है? 1814 से लेकर के 1816 के समय में। और इस युद्ध का परिणाम क्या हो रहा है? संगौली की संधि। इसी संगौली संधि का परिणाम है कि भारत को क्या क्या मिला था? नैनीताल, है ना, नैनीताल, मसूरी,
ये केम्प्टी फॉल, ये सारे ताल तलीय उत्तराखंड वाला क्षेत्र किस संधि के स्वरूप हमको मिला है, यानी भारतीयों को मिला है? संगौली की संधि। कब हुई थी? 1814 से 16 तक ये युद्ध चला था। 16 में आपकी संगौली की संधि हुई थी। आपसे पूछता है किस संधि के परिणाम स्वरूप भारत को नैनीताल मसूरी प्राप्त हुए, तो आपका विकल्प क्या सही होगा? संगौली की संधि। संगौली की संधि यानी आंग्ल नेपाल युद्ध का परिणाम है। 1823 में इसने क्या किया? पिंडारियों का भारत से दमन किया था। पिंडारियों का भारत से दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। और एक बड़ा काम, मराठा साम्राज्य का अंत इसी के समय में हुआ। मराठा साम्राज्य का अंत 1818 ईस्वी में। और मराठों का अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे मराठों के। और मराठा साम्राज्य का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ? 1818 ईस्वी में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में, मद्रास, पंजाब और असम क्षेत्र में। और इसका जनक माना जाता है थॉमस मुनरो को। थॉमस मुनरो को माना जाता है। इसके अलावा अगला आपका वायसराय है भैया, आप देखेंगे लॉर्ड एम्सहर्ट। लॉर्ड एम्सहर्ट, एम्सहर्ट का समय 1823 से लेकर के 1828 तक है। इसके बाद एम्सहर्ट के समय में एक युद्ध लड़ाई गया, उसका नाम था आंग्ल बर्मा युद्ध। अंग्रेजों और बर्मा यानी म्यांमार के मध्य एक युद्ध हुआ 1824 ईस्वी में। उसमें एक संधि हुई थी यांडबू की संधि। यांडबू की संधि, यांडबू है, ध्यान देना, या आधा अड़ा डा बापे बड़े मात्रा, यांडबू की संधि। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आगे हम लोग आते हैं, अगले आपके कौन है? गवर्नर जनरल। उसका नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो पहले 28 में गद्दी पर बैठेगा तो गवर्नर जनरल के रूप में बैठेगा। बाद में 33 का अधिनियम आएगा, यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके नाम में एक शब्द जुड़ जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। आइए आगे देखते हैं। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की हम बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय क्या है? 1828 से लेकर के 1835। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रारंभ में 1803 के समय में क्या था? मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। आपसे पूछेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनने से पहले किस प्रेसिडेंसी का गवर्नर था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 के समय में वो मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था। 1806 में इसी के समय में कहां पर? बेल्लौर में एक सिपाही विद्रोह हुआ था। भारत का प्रथम सिपाही विद्रोह 1806 में जो बेल्लौर में हुआ था, उस समय वहां का गवर्नर भी यही था। इसके अलावा 1829 में इसने क्या किया? सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा के अंत के लिए कौन सहयोग करता है? सती प्रथा के अंत के लिए काफी प्रयास आपके राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने, राम मोहन राय इन्हीं को कह दिया जाता है। सती प्रथा के अंत के लिए भारतीयों की तरफ से कौन सहयोग करता है? राजा राम मोहन राय। आगे ठगी प्रथा का भी इसने अंत किया 1830 ईस्वी में। शिशु वध पर भी इसने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। जो ठगी प्रथा का अंत किया था उसके लिए एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया था। आपसे पूछा जाता है किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की? तो वो अंग्रेज अधिकारी कौन है? कर्नल स्लीमैन। अंग्रेज अधिकारी कौन सा है? कर्नल स्लीमैन। फिर 1833 में इसके समय में चार्टर एक्ट आ रहा है। इस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल उसे ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब आपसे पूछेगा दो प्रश्न, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, कमेंट में आप करें। उसके अलावा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ध्यान देना, जो व्यक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है वही व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। जब आपसे पूछता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
ध्यान देना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तीनों पॉइंट देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लायू, बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लायू, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, है ना। अब बंगाल का के बाद अब आ गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे देखते हैं हम लोग, आइए अगला आपका गवर्नर है, क्या नाम है उसका, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ का समय 1835 से लेकर के 1836 तक है। इसके समय में कुछ नहीं, बस एक प्रश्न याद करना, आपको पूछेगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता आपको कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ, विकल्प सही होगा। उसके बाद अगला वायसराय है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के समय में आ से ऑकलैंड, आ से अफगान, अफगान एक युद्ध हुआ था 1829 से 42 के मध्य में, 36 से 42 इसका समय है। उसके बाद अगला है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के समय में ध्यान देना, दास प्रथा का अंत किया गया 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के तहत। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछता है दास प्रथा का अंत किसके समय में हुआ, लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ। अगला है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध। आदमियों की जो पहले बलि चढ़ती थी, आदमियों की बलि पर प्रतिबंध लगाने का काम किसके समय में हो रहा है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हो रहा है। अपने भारतीय समाज में बहुत सी कुरीतियां थी जिस पर काफी कुछ कुरीतियों पर प्रतिबंध भी लगाया गया, जैसे एक विधवा विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, नरबलि प्रथा हो गया, ठगी प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया। इस सत्र के कुछ गवर्नरों ने ठीक काम किया। नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगा, और इसके लिए एक अधिकारी स्पेशल नियुक्त किया गया था, उसका नाम क्या था, कैंपबेल। कैंपबेल नामक अधिकारी की स्पेशल नियुक्ति की गई थी। अच्छा, फिर एक आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ 1845 से 46 के समय में, इसी के समय में हो रहा है। इसके बाद आपका अगला वायसराय है, उसका क्या नाम है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, अगला वायसराय लॉर्ड डलहौजी। ठीक, अब डलहौजी का समय कब से कब तक चलेगा, आपका 46 से लेकर के, थोड़ा सा गड़बड़ कीजिएगा, ठीक, 48 से लेकर के 1848 से लेकर के 1856 तक का चलेगा। किसका समय, लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे लिखते हैं।